Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So are you all ready for molecular basis of inheritance वाले चैप्टर के पार्ट 1 MCQ सॉल्व करने के लिए? जल्दी जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक करके चैट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कर दो. कम ऑन फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन. यस, चलो एक बार मैं वीडियो की लिंक शेयर कर देती हूँ. सब लोग फटाफट से शेयर अपना वीडियो को लाइक करके हार्ट ड्रॉप कर दो कमेंट में. चलो रेडी हो? ओके अभी देखो इस चैप्टर में से आपको कम से कम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, इस चैप्टर में से आपको कम से कम 4 से 5 एमसीक्यूज तो पूछे ही जाएंगे, यानी कि 15 मतलब 16 से 20 एमसीक्यूज. एक एमसीक्यू की वजह से भी आपकी एमबीबीएस और बीडीएस के सीट के बीच की जंग खत्म हो सकती है. तो एक भी एमसीक्यू को हल्के में नहीं लेना है. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी बोला है और मैंने एनसीईआरटी वाले बच्चों को भी बताया है कि इस चैप्टर को स्किप करना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी होगी. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के साथ. ये रहा आपका आज का फर्स्ट एमसीक्यू. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू. इसका आंसर बताओ. यहाँ पर ना आपको दो ऑप्शंस के बीच में काफी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. तो बताओ इसका राइट आंसर क्या आ सकता है? यस बताओ. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या होता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए सैंपल रहता है उसके वीएनटीआरस का हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स जो है उसका सीक्वेंस क्या है. हम अपने वीएनटीआर सीक्वेंसेस का एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल. मॉलिक्यूलर एनालिसिस हम करते हैं अपने डीएनए सैंपल का. एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस. इम्प्रिंटिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है, ब्लड सैंपल्स की मदद से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं. टेक्निक्स यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ डीएनए. अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. डीएनए के मतलब डीएनए एनालिसिस करने के लिए हम अलग अलग स्पेसिमेंस यूज करते हैं, बराबर है. लेकिन डीएनए में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम एक्चुअली किस चीज का एनालिसिस करते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम अपने वीएनटीआर प्रोफाइल्स का एनालिसिस करते हैं. तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल ये वर्ड देखना है, ये हिंट है कि जब हम डीएनए में अपने वीएनटीआर सीक्वेंसेस के प्रोफाइल्स का एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है. सिर्फ फिंगरप्रिंट से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते. तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? अभी इसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते ही नहीं है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो यूज होता है. फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है रेडियो एक्टिव प्रोब्स की मदद से. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी किया जाता है. लेकिन जिंक फिंगर एनालिसिस हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं करते. जिंक फिंगर एनालिसिस को हम प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए या प्रोटीन के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं. तो इसका डीएनए से कुछ लेना देना नहीं है. तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डैश. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर. पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर. तो डीएनए के जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हमको क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. डीएनए की मदद से हम जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, मतलब हमारा कौन से जीन का क्या फंक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं. ट्रांसलेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का ट्रांसलेशन में कुछ काम नहीं है, तो दोनों काम हो सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा. बोथ we can do two functions using DNA structure, that is genetic mapping and DNA fingerprinting. Next question. Twins are born to a family that lives next door to you. आपके बगल में आपके नेबर को ट्विंस हुए हैं, ओके. अब उसमें से एक बच्चा जो है वो लड़का है और एक है लड़की. तो ये कौन से टाइप के ट्विंस होंगे. एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक एक्स वाला स्पर्म आया है अंडे के पास, एक वाई वाला स्पर्म आया है अंडे के पास, यानी दो अलग अलग स्पर्म आए हैं.
जब स्पर्म के वजह से हमको दो अलग अलग ट्विन्स मिलते हैं तो ऐसे ट्विन्स को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। अगर एक ही जाइगोट होता और यही जाइगोट स्प्लिट होके दो अलग अलग ट्विन्स बने होते तो इनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का एक लड़की है, यानी कंपलसरी फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दो बच्चे अलग अलग हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीज आर योर फ्रेटर्नल ट्विन्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेल के अरेंजमेंट के हिसाब से, रुको वीडियो ब्लर हो रहा है, सेल के अरेंजमेंट के हिसाब से आपको लार्जेस्ट ऑर्गेनल से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल की तरफ जाना है। ये देखो, ये अपना सेल है, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम बोलेंगे जीनोम, ठीक है, दिस इज द जीनोम। जीनोम के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, डीएनए के पास प्रेजेंट है जीन्स, और जीन्स किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट करो नीचे। यस, द आंसर विल बी यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू डैश। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में है, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है। जब भी हम अलग अलग टाइप के आरएनए की बात करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे, एनसीईआरटी वाले बच्चों ने तो ये पढ़ा ही होगा। दिस इज फॉर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The last chromosome sequenced in human genome project was dash। सबसे लास्ट में कौन से क्रोमोसोम्स का हमने जीनोम सीक्वेंसिंग किया था? टोटल 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें से जो सबसे लास्ट में जिस क्रोमोसोम का सीक्वेंस हुआ था वो था क्रोमोसोम नंबर 1। और आपको ये भी याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास ही सबसे ज्यादा जीन्स थे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2900 समथिंग समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास। ओके, तो ये देखो फिर से आपको वही क्वेश्चन पूछ लिया, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, अभी मतलब पिछली साल ही आया था। विच क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? क्रोमोसोम नंबर पूछा है, कौन से क्रोमोसोम के पास सबसे ज्यादा जीन्स होंगे? अभी मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं। आपको नीचे कमेंट करना है कौन से क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन विच क्रोमोसोम? कमेंट करो नीचे। यस, इसका आंसर तो बता दिया मैंने, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं तब तक। लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई इज इंड्यूस्ड बाय डैश। लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई, लैक ओपेरॉन कौन इंड्यूस करता है ई कोलाई में? मतलब किसके वजह से लैक ओपेरॉन स्टार्ट होता है? देखो वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया का पेट ग्लूकोज खा के भर जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो फिर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज देते हैं। लैक्टोज को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो लैक्टोज के वजह से ही ई कोलाई फटाफट फटाफट एंजाइम्स एक्टिवेट करता है, मतलब अपने जीन्स को एक्टिवेट करता है और एंजाइम्स बनाना स्टार्ट करता है। सो लैक्टोज को हम बोलते हैं इंड्यूसर। ये लैक्टोज हमेशा नहीं प्रेजेंट होता, ये लैक ओपेरॉन करने के लिए जरूरी है, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैक ओपेरॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अभी देखो मैंने आपको अभी बोला ना, लैक ओपेरॉन हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, जब हमको जरूरत पड़ती है सिर्फ तभी हम लैक्टोज यूज करते हैं, जरूरत पड़ने पर। तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन, यानी जब आप इसको जरूरत पड़ेगी सिर्फ तभी यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शंस एज डैश। चलो इसका आंसर बताओ। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन होता है? ओपेरॉन याद करो, ये अपना ओपेरॉन है, यहाँ पर रेगुलेटर जीन है, यहाँ पर प्रमोटर, ऑपरेटर और ये अपना स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है
जो या तो लैक्टोज के साथ बाइंड करेगा या तो ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देगा। इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये लैक्टोज के साथ बाइंड करेगा या तो ऑपरेटर को बाइंड कर देगा। सो रेगुलेटर जीन एक्ट एज रिप्रेसर, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेगुलेटर नहीं आएगा, रिप्रेसर वर्ड आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस को रिप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है। Jacob and Monod studied lactose metabolism in E. coli and they proposed operon concept. Operon concept is applicable for which organisms? मैंने अभी आपको आंसर बताया कि ये साइंटिस्ट लोगों ने E. coli में इसकी स्टडी की थी, तो दिस इज अ प्रोकैरियोट, और लैक ओपेरॉन यूकैरियोट्स में भी होता है। सो दिस ओपेरॉन मेथड इज ऑब्जर्व्ड in both types of organisms, prokaryotes as well as यूकैरियोट्स। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ डैश। अभी हमने पढ़ा लैक ओपेरॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक अच्छा डायरेक्ट आंसर दिख गया, देखो लैक ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है एक रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर से पहले आता है प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर अपने आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इट हैज 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। 4 रेगुलेटरी जीन्स नहीं होते इसके पास, 2 रेगुलेटरी जीन नहीं होते, 3 रेगुलेटरी जीन नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली अपने ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और एक ही ऑप्शन सही बचा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से आपको 2 ऑप्शन सही बताने हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मे बाइंड विथ रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। रिप्रेसर के साथ हमेशा कौन बाइंड करता है? लैक्टोज बाइंड करता है। ग्लूकोज होता तो फिर हमको लैक ओपेरॉन करने की जरूरत ही क्या पड़ती, इकोलाई तो वैसे ही पेट भर लेता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन। अगर हमारा लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन सीधा ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। The Z gene codes for permease enzyme, ये wrong statement है, because Z gene codes for beta galactosidase। ये देखो Z gene से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, Y से बनता है परमीएज, और A से बनता है एसिटाइलेज, A फॉर एसिटाइलेज। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। This was elucidated by Francois Jacob and Jacques Monod, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आंसर क्या आएगा इसका? सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट डैश। यहां पर कौन सा एक मॉलिक्यूल है जो ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, मतलब जिसके वजह से ओपेरॉन स्टार्ट होता है। देखो ये मेरा ओपेरॉन है, यहाँ पर इनहिबिटर जीन है, यहाँ पर प्रमोटर, ऑपरेटर, और ये मेरे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर रीजन ओपेरॉन का पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन्स भी ओपेरॉन का पार्ट है, प्रमोटर रीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, बट ये जो एनहांसर है इसको हम इंड्यूसर बोलते हैं। ये इंड्यूसर हमारा लैक्टोज शुगर है, ये लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, सिर्फ जरूरत पड़ने पे हम इसको यूज करते हैं। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया था, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया था, तो ये याद रखो। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब साइंटिस्ट दिया है और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा डिस्कवरी या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो पूछा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। एलेक जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो ये गलत है। ओके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज किया था। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने बैक्टीरियोफेज यूज किया था। टोबैको मोजाइक वायरस ने किया था। मीसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई यूज किया था। मेंडल ने पीसम सटाइवम यूज किया था। जेकब और मोनॉड ने लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी की थी। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वापस यहाँ पर आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, चलो इसको आंसर करने का अटेम्प्ट करो। यस, इनहिबिटर जीन को हम रिप्रेसर बोलते हैं, और मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले बताया था कि जो अपना Z जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। इनहिबिटर, रिप्रेसर, Z जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। A जीन एसिटाइलेज, A फॉर एसिटाइलेज, एंड Y जीन परमीएज।
तो आंसर क्या आएगा, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ये गलत ये गलत। सी का 4, सी का 4, ये देखो सी का ऑप्शन 4, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू डू द मैच द कॉलम। ओके, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो। यहाँ साइंटिस्ट दिए गए हैं और इन्होंने क्या डिस्कवरी की है वो दिया गया है हमको। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमको दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, तो ए का आंसर आएगा 3, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, जेकब और मोनॉड ने हमको लैक ओपेरॉन के बारे में बताया, तो बी का आंसर आएगा 4, ये गलत कर दो। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, तो सी का आंसर आएगा 1, ठीक है, सब कुछ तो गलत हो गया, यही बचा ना। और डी का आंसर आएगा सेमी कंजर्वेशन, मीसल्स एंड स्टाल ने इकोलाई बैक्टीरिया यूज करके हमको सेमी कंजर्वेशन मोड ऑफ रेप्लिकेशन बताया था, और ये सब कुछ अपने महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है। आज के सेशन में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी फोकस थे। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज डैश। देखो ये अपना डीएनए है, डीएनए से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और एमआरएनए बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सी आना चाहिए, एबीसीडी में पहले सी आता है, तो सी वाला प्रोसेस पहले होगा, ओके। और फिर एमआरएनए से जब हम प्रोटीन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एबीसीडी में एल बाद में आता है, तो दिस इज सेकेंड स्टेप एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो process of translation is protein synthesis, okay? Next, this is the last question of the day. The RNA that picks up specific amino acid from amino acid pool, ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ओके, यहाँ पर मेरे अमीनो एसिड्स हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स है, इसीलिए साइटोप्लाज्म को हम अमीनो एसिड पूल बोल रहे हैं। अभी मेरे पास कोई एक स्पेशल आरएनए है, ये आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करो, बोलो बोलो बोलो। इस आरएनए को हम बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है वो भी आपको नीचे कमेंट करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जीन्स कौन से क्रोमोसोम के पास हैं और टीआरएनए के अलग अलग नाम कौन से हैं, ये आपको नीचे कमेंट करना है। आज हमने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, ये 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, नीचे अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट करो। उससे आपको पता चलेगा कि आप रिविजन किस तरीके से कर रहे हो और आपको और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू एमसीक्यू सेशंस लाती रहूंगी और मैं एमसीक्यू सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाली हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करो, ताकि उन तक हमारे लेक्चर्स पहुंच सके और महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस बढ़ सके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो नीट एग्जाम दे ही नहीं सकते। उनकी यही गलतफहमी हमको दूर करनी है। तो मेक श्योर कि आप हमारी चैनल और हमारे वीडियोस सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।